हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नाइट एट द म्यूजियम का पार्ट 1। मूवी की शुरुआत में हम लैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जिंदगी से काफी परेशान होता है और आज वो अपने बेटे के स्कूल में करियर डे भी मिस कर चुका था। इसीलिए वो अपने एक्स वाइफ के घर जाता है। दोनों भी अलग हो गए थे और वहाँ पे वो अपने एक्स वाइफ के अभी के पार्टनर को देखता है जिसका नाम था डॉन। डॉन दिखने में काफी स्मार्ट होता है। उसे देखकर लैरी को खुद के लिए काफी अजीब फील होने लगता है, लेकिन आगे वो देखता है कि उसका बेटा निक भी डॉन की तरह ही बनना चाहता है और इस बात से लैरी को काफी दुख होता है। अब यहाँ पे लैरी को म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में नाइट गार्ड की जॉब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं म्यूजियम में लोग आना नहीं चाहते थे और इसीलिए म्यूजियम के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि पिछले कई साल से यहाँ पे जो 3 ओल्ड गार्ड काम कर रहे थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब सिर्फ लैरी को ही जॉब पे रखा जाता है। लैरी उन 3 गार्ड से मिलता है, वो उस म्यूजियम की उसे देते हैं, साथ ही एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देते हैं। वो लैरी को कहते हैं कि रात के समय में म्यूजियम के कुछ लाइट्स को ऑन रख देना और किसी को भी यहाँ से बाहर जाने मत देना। लैरी को उनकी बात समझ नहीं आती कि रात के समय में म्यूजियम में कौन आता है जो बाहर जाएगा, और वो तीनों भी गार्ड हंसते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब रात के समय में इस पूरे म्यूजियम में लैरी अकेला था और उसका पहला दिन होता है। जब लैरी रिसेप्शन पर बैठा होता है तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, इसीलिए वो अंदर जाके देखने लगता है तो उसे एक जगह पर जहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन था वो खाली दिखाई देता है। लैरी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े डायनासोर का स्केलेटन कहाँ चला गया। वो काफी घबराता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल में उसके सामने वो डायनासोर जिसका स्केलेटन गायब हुआ था वो पूरा का पूरा आकर खड़ा हो जाता है और लैरी के पीछे भागने लगता है। ये देख लैरी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लैरी को एहसास हो जाता है कि वो डायनासोर उसे मारना नहीं चाहता बल्कि साथ खेलना चाहता है। लैरी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और उन तीनों गार्ड्स ने जो मैनुअल दिया था वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अफ्रीकन मैमल को लॉक रहने देना, उन्हें किसी भी हालत में बाहर आने मत देना। आगे ये लिखा होता है कि एक मंकी भी है जो कि काफी शरारती है क्योंकि वो तुम्हारी चाबी चुरा लेगा। जिसके बाद अब लैरी अफ्रीकन मैमल्स को देखने जाता है और वो देखता है कि उसके सामने शेर है। वो भागकर दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी चाबियां ही गायब हो गई है और वो उसी मंकी ने चुरा ली होती है। लैरी जब उससे की मांगने जाता है तो मंकी उसका मजाक उड़ाता है और वो चाबियां हासिल नहीं कर पाता। लैरी दरवाजा लॉक करके यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो देखता है म्यूजियम की और भी काफी सारी चीजें जिंदा हो चुकी है और इनमें 2 सभ्यताएं भी होती है। एक होती है ओल्ड वेस्ट एंशिएंट रोम और दूसरी होती है एंशिएंट माया सभ्यता। ये दोनों भी लोग मिनिएचर फॉर्म में होते हैं जिनके लीडर हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ग्लास के अंदर हम एक लेडी को भी बंदा देखते हैं जो कि नेटिव अमेरिकन औरत होती है। लैरी ये सारी चीजें देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उस पर ओल्ड वेस्ट और एंशिएंट रोम की सेनाओं की नजर जाती है और वे लोग उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लैरी को कुछ करे, यहाँ पर एक आदमी घोड़े पे सवार आता है और वो अपने साथ लैरी को बचाकर लेके जाता है। वो होते हैं रॉजवेल्ट, जो कि अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट होते हैं। वो लैरी को बताते हैं कि दरअसल 1952 में यहाँ पर इजिप्शियन फेरो की मम्मी को लाया गया था, जिसके साथ एक जादुई टैबलेट भी था। उस टैबलेट की पावर से हर रात को म्यूजियम की हर एक चीज में जान आ जाती है, पर ऐसा सिर्फ सुबह तक ही होता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही निकलती है हम सब लोग वापस से पुतले हो जाते हैं और अगर कोई भी चीज इस म्यूजियम से बाहर जाती है यानी उस टैबलेट से दूर जाती है तो सुबह होते ही वो धूल बन जाएगी यानी डस्ट में बदल जाएगी। लैरी को ये भी पता चलता है कि ग्लास के अंदर जो लेडी है प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट उसे पसंद करते हैं और प्रेसिडेंट लैरी को समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम्हें हर रोज इन सारी चीजों को संभालना होगा। ये सब सुन के लैरी को एहसास होता है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता और तभी वो 3 गार्ड जो यहाँ पे पहले काम करते थे वो लैरी की हालत देखने के लिए आते हैं। लैरी उन पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई थी कि यहाँ की हर एक चीज रात में जिंदा हो जाती है। मैं इस म्यूजियम में एक पल भी नहीं रुकूंगा और मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। और वो गुस्से में म्यूजियम से बाहर आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे उसके एक्स वाइफ का पार्टनर डॉन और उसका बेटा निक लैरी को उसकी नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे लैरी का बेटा निक लैरी को वापस से स्कूल में होने वाले कुछ फंक्शन में इनवाइट करता है। अब लैरी ये सुनने के बाद दोबारा से ये जॉब कंटिन्यू करने का फैसला करता है क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने बेटे के लिए एक आदर्श बने। इसीलिए वो वापस से म्यूजियम आता है और पुराने गार्ड
से अपना जॉब वापस लेता है। अब वो गार्ड्स लैरी को बताते हैं कि तुम्हें म्यूजियम के हर एक चीज के बारे में पढ़ना होगा, रिसर्च करनी होगी, ताकि तुम उन सबको कैसे कंट्रोल करो ये जान सको। लैरी ऐसा ही करता है और वो उसी समय म्यूजियम के लाइब्रेरी में जाता है और जितनी भी चीजें यहाँ पे रखी होती है उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में पढ़ने लगता है, रिसर्च करने लगता है। पूरा दिन वहाँ पे बिताने के बाद रात का समय आता है और लैरी एक बार फिर से नाइट शिफ्ट में चला जाता है। वो सबसे पहले तो एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी लेता है और एक हड्डी को बांध देता है ताकि जब भी वो डायनासोर जिंदा हो उस हड्डी के पीछे वो भागे और लैरी को खेलने के लिए परेशान ना करे। वही एक जंगली आदमी होता है जो आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो लैरी उसे लाइटर दे देता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है और वो अपने आसपास रखे सारी चीजें यहाँ तक कि अपने बालों को भी जला लेता है, लेकिन लैरी उनकी आग को बुझा देता है। तभी वही मंकी जो होता है वो लैरी के जेब से चाबी चुरा लेता है और एक विंडो खोल देता है, जिसके बाद लैरी उन दो सभ्यताओं के पास जाता है और उनके जो लीडर होते हैं उनकी लड़ाई को आपस में ही सुलझा रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी लैरी देखता है कि एक जंगली इंसान मंकी से की लेकर खिड़की से कूद जाता है। अब लैरी इस जंगली इंसान को वापस बुलाने के लिए खिड़की के पास भागता है, लेकिन तभी सूरज निकल जाता है और वो जंगली इंसान धूल में बदल जाता है। और तभी यहाँ पे सड़क साफ करने वाली एक गाड़ी आती है और उस जंगली इंसान के धूल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। ये देख के लैरी बहुत ही परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे रात में म्यूजियम में आग लगी थी, इसीलिए म्यूजियम की सीनियर जो होते हैं वो लैरी को उसकी लापरवाही के लिए जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन इसी दरमियान लैरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम में आया होता है और वो ये सारी बात सुन लेता है, जिससे लैरी का बेटा वापस से निराश हो जाता है कि उसके पिता अभी भी काबिल नहीं है। अब यहाँ पे लैरी को इस जॉब को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं था और वो अपने सीनियर से कहता है कि वो काम को अच्छे से संभाल लेगा, उसे एक और मौका दिया जाए। इसीलिए ऑफिसर उसे एक और मौका देते हैं। अब यहाँ पे लैरी एक लेडी को देखता है जो म्यूजियम के ग्लास के अंदर बंदी उसी लड़की के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, क्योंकि वो उससे काफी इम्प्रेस थी। लैरी उसे बताता है कि रात को यहाँ पे हर एक चीज जिंदा हो जाती है। इस लड़की को लैरी के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। लैरी इस लड़की से कहता है कि जिस लेडी से तुम इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो, मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करवा सकता हूँ, क्योंकि रात में वो भी जिंदा हो जाएगी। लेकिन उस लड़की को लगता है कि लैरी उसका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो नाराज होकर चली जाती है। अब यहाँ थोड़े समय के बाद लैरी अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी एक्स वाइफ उसे उनके बेटे यानी निक से मिलने के लिए नहीं देती, क्योंकि निक अपने पिता लैरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, उनके ऊपर काफी नाराज था। लेकिन लैरी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस से निराश नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे को म्यूजियम लेके जाऊंगा जहाँ पे वो काफी एंजॉय करेगा। इसके बाद वो निक यानी अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम रात में मेरे साथ म्यूजियम में चलना, तुम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होगे और काफी एंजॉय करोगे। अब रात में 12 बजे के आसपास लैरी अपने बेटे निक को लेकर म्यूजियम में आ तो जाता है, लेकिन 12 बजने के बाद भी वहाँ पे कोई भी चीज जिंदा नहीं होती, जिसे लैरी अपने बेटे के सामने वापस से शर्मिंदा होता है। लैरी पता लगाने के लिए अंदर जाता है कि कोई भी चीज जिंदा क्यों नहीं हुई है, लेकिन तभी वो देखता है कि पुराने गार्ड्स यहाँ पे हर एक चीज को चुरा रहे हैं। ये दरअसल उन पुराने गार्ड्स का एक प्लान होता है कि वो लैरी को काम पे लगाएंगे, जिसके बाद उनके पास जो चाबी है उससे इस म्यूजियम की सारी चीजें चुराएंगे और ये सारा इल्जाम लैरी के ऊपर आएगा। और आज रात म्यूजियम की कोई भी चीज जिंदा इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि जो मैजिकल टैबलेट होता है वो इन्होंने डिसेबल कर दिया था, लेकिन वो टैबलेट लैरी के बेटे के हाथ लग जाता है और लैरी अपने बेटे को टैबलेट को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और उसका बेटा टैबलेट को एक्टिवेट कर देता है। अब गार्ड्स की चोरी पकड़ी गई थी, इसीलिए वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और इजिप्शियन फेरो के चेम्बर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसके गार्ड इन सबको लॉक कर देते हैं। लैरी भी वहाँ पर आ जाता है और इजिप्शियन फेरो को आजाद कर देता है। अब यहाँ पे इजिप्शियन फेरो लैरी से इंग्लिश में बात करने लगता है, जिससे लैरी भी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। तभी इजिप्शियन फेरो कहता है कि दरअसल उसने कई सारे साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए थे, जहाँ पे उसके ऊपर रिसर्च हो रही थी और वहीं पर उसने इंग्लिश ये भाषा सीखी थी। अब यहाँ पे म्यूजियम में काफी सारी तबाही हो रही थी और उसे बचाने के लिए लैरी एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको कहता है कि हमें अपने म्यूजियम को पुराने गार्ड से बचाना होगा, नहीं तो वो यहाँ की सारी चीजें चुराएंगे और ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 गार्ड्स को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन एक गार्ड जो उनका लीडर था वो टैबलेट लेकर यहाँ से भाग निकल जाता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के जो टायर्स है वो पंक्चर हो गए थे और इन्हें मिनिएचर
लीडर ने ही पंक्चर किया होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट और ग्लास के पीछे वाली जो लड़की होती है, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट और नेटिव अमेरिकन लेडी भी आ जाती है। अब यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो घोड़े की बग्गी से भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो प्रेसिडेंट से टकरा जाते हैं, जिसे प्रेसिडेंट की कमर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी नेटिव अमेरिकन लड़की मेल्टेड वैक्स से उनकी कमर को जोड़ देती है और ये सारे लोग उस गार्ड का पीछा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे लोग टैबलेट को लेकर भाग रहे होते हैं और उन्हें वो टैबलेट हासिल करना था। नहीं तो म्यूजियम की दुनिया वापस से कभी भी जिंदा नहीं हो सकती थी। गार्ड्स अब टैबलेट को लेकर सेंट्रल पार्क के अंदर चले जाते हैं। लैरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे उस टैबलेट को हासिल कर लेता है। लेकिन अभी सुबह होने वाली थी और सबको वापस से म्यूजियम के अंदर पहुँचना था, नहीं तो जितने भी म्यूजियम की चीजें बाहर आई थी वो सब के सब धूल में बदल जाएंगी। सबके सब म्यूजियम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी वही एम्प्लॉई जिसे लैरी ने लेकिन तभी वही लड़की जिसे लैरी ने म्यूजियम के बारे में बताया था कि वो रात में जिंदा हो जाती है, वो इन सबको भागते हुए देख लेती है और उसे समझ आता है कि लैरी ने उसे जो भी कहा था वो सच था। अब सुबह होने ही वाली होती है और ये सब के सब म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। थैंकफुली कोई भी बाहर नहीं बचता। अब लैरी की वही कली यानी वो लड़की वो भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो नेटिव अमेरिकन लड़की से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी और वो उसके ऊपर स्टडी कर रही होती है। लैरी उसे उस लड़की से मिलवाता है और सुबह होने से पहले सब लोग अपने अपने जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वापस से अपने पोजीशन में आते हैं। अब अगली सुबह न्यूज में म्यूजियम की खबर होती है, क्योंकि म्यूजियम में बहुत ही ज्यादा तबाही हुई थी। म्यूजियम का जो सीनियर होते हैं वो लैरी को उसकी जॉब से निकाल देते हैं, पर उसे एहसास होता है कि न्यूज में म्यूजियम की खबर आने से म्यूजियम का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और अचानक से यहाँ पे लोगों की भीड़ भी आना शुरू हो गई थी। इसीलिए वो लैरी को उसकी जॉब वापस दे देते हैं, यानी कि एक बार फिर से लैरी म्यूजियम की दुनिया का हिस्सा हो जाता है। जिसके बाद लैरी और तो और उसका बेटा निक भी उससे काफी खुश था, क्योंकि ऐसा अजूबा उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद लैरी अपने बेटे निक के स्कूल जाता है, क्योंकि उसका करियर डे था। निक भी काफी खुश होता है। अब रात को दिखाया जाता है कि लैरी अपने सभी साथियों के साथ म्यूजियम में पार्टी कर रहा था। सो मूवी की शुरुआत लास्ट पार्ट से 3 साल के बाद होती है, जहाँ पे हम लैरी को देखते हैं जिसने म्यूजियम में नाइट गार्ड की जॉब छोड़ दी थी और अपनी एक कंपनी शुरू कर दी थी, जहाँ पे वो अलग अलग इन्वेंशन बनाता था और वो काफी कामयाब भी हो चुका था। और आज एक टीवी कमर्शियल वो शूट कर रहा होता है अपने डिवाइस की मार्केटिंग करने के लिए। जिसके बाद लैरी अपने ऑफिस में जाते हुए उसे न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जाता है और वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे जो वैक्स म्यूजियम के पुतले होते हैं वो दूसरी जगह पे मूव किए जाने वाले हैं और यहाँ पर अब पुतलों की ही होलोग्राफिक डिस्प्ले रखा जाएगा। और अगले दिन सारे के सारे आर्टिफैक्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट नाम के बड़े से म्यूजियम में भेज दिए जाएंगे। अब लैरी ये डिसाइड करता है कि वो आखिरी रात अपने पुराने दोस्तों को म्यूजियम में मिलेगा और इसी के कारण सूरज ढलते ही वो म्यूजियम में चला जाता है और वहाँ पे थैडी उसे बताता है कि अब म्यूजियम में सिर्फ थैडी, डायनासोर और इजिप्शियन फेरो रह जाएगा और बाकी के सारे उस दूसरे म्यूजियम में भेज दिए जाएंगे और मैजिकल टैबलेट भी यहीं पे रहेगा और वहाँ जाने वाले जितने भी लोग हैं वो अब जिंदा नहीं होंगे। लैरी ये सुन के काफी उदास हो जाता है, लेकिन ये देखकर थैडी उसे जिंदगी के बारे में, उसके रहस्य के बारे में और खुशियों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि की ऑफ हैप्पीनेस वही है जो वो ये बताने ही वाला होता है। लेकिन तभी लैरी का फोन बजने लगता है, जिसके कारण थैडी रुक जाता है और जब लैरी वापस से उसे देखता है तो ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी, यानी कि वो वापस से पुतला बन चुका था। अब निराश होकर लैरी अपने घर चला आता है, जहाँ पे वो अपने बेटे निक के साथ दिन बिता रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे एक फोन कॉल आता है, क्योंकि ये फोन कॉल जेडा का होता है, जो कि काउबॉय सिविलाइजेशन का लीडर था। वो उसे बताता है कि हमारे साथ म्यूजियम में एक मंकी भी था और उसने वो मैजिकल टैबलेट होती है और अपने साथ इस नई जगह पे वो लेकर आया है, जिसके कारण इस नई जगह पे यानी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में हर एक चीज जिंदा हो जाएगी, जिसे ये सभी लोग काफी मुश्किल में आ सकते हैं। अब ये जानने के बाद लैरी को तुरंत उसी नए म्यूजियम में जाना पड़ता है और वो अपने बेटे निक को ये सारी चीजें बताता है और वो निक की मदद भी मांगता है, क्योंकि जो नया म्यूजियम होता है वो काफी बड़ा और फेमस म्यूजियम था। वहाँ की हर एक चीज का रास्ता इंटरनेट पे ही सर्च करना पड़ेगा, जो वो निक को बताता है। कहकर वो फौरन नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके वॉशिंगटन चला जाता है और स्मिथसोनियन इस
म्यूजियम में पहुंच जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम था। और यहाँ पे काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जैसे कि स्पेस का म्यूजियम अलग है तो वही नेशनल हिस्ट्री का म्यूजियम भी अलग था। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो निक को कॉल करता है और उसकी मदद से वो रास्ता ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुँचता है। अब अंदर जाने के लिए उसे सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए वो वहाँ के मौजूद एक गार्ड का कार्ड चुरा लेता है और निक को कॉल करके डिटेल्स लेने लगता है। तो निक उसे बताता है कि जो भी नई चीजें इस म्यूजियम में आती है उसे बेसमेंट में ही रखा जाता है। अब बेसमेंट में जाते हुए उसका फोन के सिग्नल कम होने लगते हैं और वो निक से बात नहीं कर पाता। इसके बाद अपना रास्ता खुद ढूंढते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है। अब वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर और एक इजिप्शियन फेरो है, जो न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जो इजिप्शियन फेरो है उसका ही बड़ा भाई है। ये काफी इविल इंसान था और वो कंटेनर में मौजूद कुछ लोगों को मारने ही वाला होता है। दरअसल ये सारे लोग ऐसे ही पोजीशन में खड़े होते हैं कि उन्हें वो मार डालेंगे, लेकिन तभी शायद सूरज निकलने की वजह से ये लोग वापस से पुतले बन गए थे। अब यहाँ पे लैरी कंटेनर में जाकर उस मंकी के हाथ से टैबलेट ले लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है सूरज ढल जाता है और ये सारे लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। इजिप्शियन फेरो लैरी को देख लेता है टैबलेट के साथ और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। उससे वो टैबलेट मांगता है, लेकिन लैरी नहीं देता। तभी फेरो उसे बताता है कि वो इस टैबलेट को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण सिर्फ वही जिंदा हो सकता है। और ऐसा करने के साथ साथ वो अपने डेथ आर्मी को भी अंडरवर्ल्ड यानी हेल से यहाँ पे लाएगा और पूरे धरती पर अपना राज करेगा। अब लैरी उससे बचकर भागने लगता है और वो गलती से एक बहुत ही बड़ी जायंट ऑक्टोपस को आजाद करता है, लेकिन वो उसकी मदद करता है। अब वही ये लोग जनरल को भी देखते हैं, जो अपने बाइक पर से आ रहा था और उसकी मदद से ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद फेरो के जो गार्ड्स होते हैं वो लैरी के बाकी दोस्तों को पकड़कर कंटेनर में बंद कर देते हैं। तो वही दूसरी जगह पे लैरी गार्ड से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है कि तभी उसे फर्स्ट वुमेन पायलट यानी कि अमेलिया ईयरहार्ट मिलती है, जो कि काफी एडवेंचरस औरत थी और वो उसका साथ देती है म्यूजियम में रास्ता ढूंढने के लिए। लेकिन फेरो के गार्ड्स उनके पीछे पड़ गए थे। अब लैरी एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि इसके टैबलेट के कारण वहाँ पे लगे पोर्ट्रेट में भी जान आ गई थी और वो उसी पोर्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे गार्ड्स भी उसका पीछा करते करते वहीं पे चले जाते हैं, लेकिन वो और अमेलिया काफी चालाकी से पोर्ट्रेट से बाहर निकल आते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं दीवार पर, ताकि बाहर आने का रास्ता ही मिल ना सके और वो गार्ड्स अंदर फंस जाते हैं। अब इसी दौरान फेरो म्यूजियम के बाकी सारे जिंदा हुए लोगों में से कुछ लोगों को अपने तरफ कर लेता है। दरअसल ये कुछ लोग जो होते हैं वो इतिहास के सारे बुरे लोग होते हैं और उनकी मदद से वो एक एलाइज बनाता है और उन सारे आर्मी को वो टैबलेट हासिल करने के लिए लगा देता है। तो वही दूसरी जगह पे हम लैरी के दोस्तों को देखते हैं, यानी जेडा और उसके साथी को, जिन्हें उस कंटेनर में बंद कर दिया था, लेकिन वो उस कंटेनर में एक होल करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी जेडा को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वही उसका साथी वहाँ से भागने में कामयाब होता है। वहीं एमेलिया और लैरी को भी पकड़ लिया जाता है और उनसे टैबलेट लेकर फेरो अपना सीक्रेट कोड लगाता है, पर वो सीक्रेट कोड काम नहीं करता और हेल का दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए अब वो लैरी को कहता है कि ये कोड अब उसे पता लगाना होगा और लैरी के पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का ही समय है, वरना वो जेडा और लैरी के बाकी सारे दोस्तों को मार डालेगा। ये कहकर वो जेडा को 1 घंटे के ग्लास में बंद कर देता है, जिसके बाद एमेलिया और लैरी कोड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एमेलिया को लैरी की बहादुरी काफी अच्छी लगती है और वो उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए किस करती है। पर लैरी उसे बताने की कोशिश करता है कि एमेलिया दरअसल एक पुतला है और वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता। तभी लैरी को याद आता है कि उसने स्पेस म्यूजियम में आइंस्टाइन के बबल हेड यानी एक पुतले को देखा था और आइंस्टाइन के उस पुतले को इस कोड के बारे में पता होगा और इसीलिए वो स्पेस के म्यूजियम में जाने का फैसला करते हैं, जो कि काफी दूर था। अब वहाँ पे जाते हुए फेरो इन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि ये लोग दरअसल भाग रहे हैं, इसीलिए वो हिस्ट्री के जितने भी लीडर थे यानी कि उसकी आर्मी उनके पीछे लगा देता है। तो वही दूसरी जगह पे हम जेडा के साथी को देखते हैं, वो भी म्यूजियम के बाहर पहुँच जाता है, लेकिन एक गिलहरी उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ पे दूसरी जगह पे लैरी और एमेलिया जैसे ही टैबलेट लेकर एरोस्पेस की म्यूजियम में चले जाते हैं, वहाँ की हर एक चीज में जान आने लगती है
और तभी अब्राहम लिंकन इनका बड़ा सा पुतला लैरी को उठा लेता है। अब उनसे मिलने के बाद ये दोनों भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सारे लोग जिंदा हो गए थे और काफी गड़बड़ी के बाद अमेलिया और लैरी कैसे तैसे आइंस्टाइन के बबल हेड वाले पुतले तक पहुंच जाते हैं और वो आइंस्टाइन को वो टैबलेट दिखाकर उसका कोड बताते हैं। आइंस्टाइन उस टैबलेट को ट्रांसलेट करता है और उन्हें पता चलता है कि इसका सीक्रेट कोड दरअसल पाई की वैल्यू है। अब ये पता करने के बाद ये लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे वो इविल आर्मी पड़ी हुई थी और तभी एमिलिया को वहाँ पर सबसे पहला एरोप्लेन दिखाई देता है, जिसे उड़ाते हुए वो लैरी को वहाँ से भगाकर लेके जाती है और वापस से बेसमेंट में आती है जहाँ पे फेरो था। अब ये लोग उसे कोड बताते हैं और फेरो टैबलेट पर उस कोड को लगाता है और अंडरवर्ल्ड यानी हेल का रास्ता ओपन कर देता है और अपने आर्मी को वहाँ से बुला लेता है। इसी दरम्यान जेडा का साथी उस गिलहरी पर बैठा हुआ वहाँ पर आता है और फेरो को चैलेंज करता है, लेकिन उसकी साइज देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा तुमसे, मेरी मदद के लिए कोई आया है। और तभी अब्राहम लिंकन का वही पुतला इनके सामने आता है और वो अंडरवर्ल्ड के आर्मी पर अटैक करता है और इन्हें डराकर वापस से अंडरवर्ल्ड में भेज देता है। और खुद जाते हुए वो लैरी को बताते हैं कि लैरी को इन तीनों इविल हिस्टोरिकल लीडर को आपस में चैलेंज करना होगा और पूछना होगा कि वो इतने पावरफुल लोग हैं फिर भी फेरो के लिए क्यों काम कर रहे हैं। अब अब्राहम लिंकन जाने के बाद लैरी इन्हें आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ वैसे ही भड़काता है और इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है और लैरी वहाँ से भागने का देखता है। वही एमिलिया के सारे दोस्त आर्मी के रूप में वहाँ पे लड़ने लगते हैं और तभी आर्मी का साथी फेरो को बचाता है। अब वहाँ पे लैरी जनरल जॉर्ज को छुपा हुआ देख लेता है, जिन्होंने लैरी को पहले बाइक से बचाया था। अब इन्हें लड़ना नहीं था क्योंकि इन्हें रियल लाइफ में काफी बड़ी लड़ाई का हार का सामना करना पड़ा था और इसीलिए वो डर रहे थे। लेकिन लैरी उन्हें मोटिवेट करता है और कहता है कि अपने अतीत में हुए उस हार को उन्हें भुलाना होगा और अपने दोस्तों को उन्हें बचाना है। फिर जिसके बाद जनरल जॉर्ज भी सबके साथ लड़ने लगते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। इसके बाद फेरो और लैरी में भी लड़ाई होने लगती है और फेरो अपनी तलवार यूज करता है तो वही लैरी अपनी फ्लैश लाइट से लड़ता है। अब लड़ाई के दौरान अमेलिया के हाथ में वो टैबलेट लग जाती है और वो वही कोड यूज करती है और अंडरवर्ल्ड का डोर खोलती है और लैरी फेरो को लड़ते लड़ते उसी अंडरवर्ल्ड के डोरवे में धक्का दे देता है और डोरवे बंद कर देता है, जिसके कारण अब लड़ाई रुक जाती है। अब अमेलिया अपने एरोप्लेन में लैरी, जेडी और उसके साथी को वापस से न्यूयॉर्क के म्यूजियम में छोड़ने आती है। अब यहाँ पे लैरी भी फाइनली वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो बस एक पुतला है। उसे वापस से अपनी जगह पे जाना होगा वरना वो डस्ट बन जाएगी। जिसके जवाब में वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और दोनों भी फाइनल किस करते हैं और इसके बाद वो वहाँ से उड़ के वापस अपने म्यूजियम में चली जाती है। अब यहाँ पे लैरी भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में थैडी से मिलता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पे मूवी की शुरुआत में थैडी लैरी को की ऑफ हैप्पीनेस बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैरी थैडी को कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि की ऑफ हैप्पीनेस क्या है। हम जिंदगी में जो भी काम चुनते हैं वो हमें खुशी से करना चाहिए और हमारे लोगों के साथ करना चाहिए, वही की ऑफ हैप्पीनेस है। अब 2 महीने के बाद हम देखते हैं लैरी ने वापस से सिक्योरिटी की जॉब अपना ली थी क्योंकि उसकी खुशी उसी में थी और जो उसका बिजनेस होता है वो उसने बेच दिया था। वैसे तो वो काफी अमीर था लेकिन उसकी खुशी इसी म्यूजियम में थी, इसीलिए वो यहाँ पे आकर काम कर रहा था। इनफैक्ट म्यूजियम अब रात में भी खुला था ताकि लोग जिंदा हुए हिस्ट्री के लोगों को असल में मिलने आएंगे, जिसके लिए अब वापस से सिक्योरिटी चाहिए थी। अब ये म्यूजियम भी काफी फेमस हुआ था और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि लैरी को अमेलिया जैसी ही दिखने वाली एक लड़की दिखाई देती है और लैरी फाइनली उससे बात करने जाता है और मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपके लिए की ऑफ हैप्पीनेस क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नाइट एट द म्यूजियम इसका 3rd पार्ट। मूवी की शुरुआत होती है सन 1938 में, जहाँ पे हम इजिप्ट में देखते हैं जहाँ पे दुनिया भर के काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम एक टूम को ढूंढ रही होती है। यहाँ पे अब रेत का तूफान आने वाला था, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट का जो लीडर होता है वो अपने बेटे को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है। जब उसका बेटा गाड़ी की तरफ जा रहा होता है तब वो एक खड्डे में गिर जाता है और नीचे चला जाता है। अब वहाँ पे काफी सारे लोग उसे बचाने के लिए अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये तो वही टूम है जिसे सारे लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। हम देखते हैं टूम के अंदर काफी सारे ममीज होते हैं और वहाँ पे उन्हें एक
एक गोल्डन टैबलेट भी मिलता है जो कि काफी जादुई था। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम होती है वो ये सारी चीजें निकालने के लिए लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग रहने वाला इन्हें कहता है कि जो मैजिकल टैबलेट है उसे अपने साथ मत लेके जाओ, ये सारी चीजें जादुई है और अगर तुमने इनके साथ छेड़खानी की तो तुम सबका अंत हो जाएगा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लोग उसकी बात नहीं सुनते और गोल्डन मैजिकल टैबलेट को निकाल लेते हैं। अब कहानी 76 साल के बाद यानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम लैरी को देखते हैं जो अभी भी म्यूजियम में काम कर रहा था, साथ ही एक इवेंट होने वाला था उसे ऑर्गेनाइज कर रहा था। दरअसल हेडन प्लानिटेरियम ये डिपार्टमेंट अब वापस से ओपन हो रहा था, जिसके लिए काफी सारे बड़े बड़े लोग VIP लोग आने वाले थे इनके इवेंट में। अब लैरी यहाँ पे सारी तैयारी कर रहा था, तभी थैडी उसे कहता है क्या तुमने केवमैन में एक नए मेंबर को देखा? लैरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि म्यूजियम में नया मेंबर कहाँ से आया, इसीलिए वो एग्जीबिशन की जगह जाता है और वहाँ पे देखता है कि जितने भी केवमैन थे उनके साथ अब एक नया जंगली इंसान था जिसे ऑर्डर किया गया था, जो हूबहू लैरी की तरह दिखाई देता था और वो अपना नाम ला बताता है और लैरी को देख वो उसे अपना पिता समझता है। अब लैरी ये बात छोड़कर वापस से इवेंट ऑर्गेनाइज की तैयारी करने लगता है क्योंकि आज वो काफी बिजी था इवेंट के कारण। लेकिन तभी इजिप्शियन फेरो वो मैजिकल टैबलेट उसे दिखाने के लिए लाता है और कहता है कि शायद से इसमें कुछ खराबी आ रही है, इसका रंग तो फीका पड़ रहा है और इसमें जंग भी लग रहा है। लेकिन लैरी बिजी होने के कारण उससे कहता है कि इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, जिसके बाद में इवेंट शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोग्राम के दौरान ही हम देखते हैं जो मैजिकल टैबलेट में जंग आ गई थी वो अचानक से बढ़ने लगती है और तभी दूसरी जगह पे जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे भी सारी चीजें अजीब होने लगती है, सब लोग अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। थैडी तो सीधा गन निकालता है और लैरी के ऊपर ही पॉइंट करता है, लेकिन लैरी कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन थैडी पूरी तरीके से भूल गया था लैरी कौन है। अब म्यूजियम का जो डायरेक्टर होता है वो इस शो को बंद करवा देता है और यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ हुई थी उसके लिए वो लैरी को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन लैरी कहता है कि मैं इस गड़बड़ का पता लगा कर रहूंगा। अब अगले दिन लैरी म्यूजियम में टैबलेट के बारे में पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि म्यूजियम का वो जो ओल्ड गार्ड था जिसने उसे हायर किया था वो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ उसी टीम में शामिल था जब ये टैबलेट लाया गया था। दरअसल ये आर्कियोलॉजिस्ट के लीडर का ही बच्चा था जो टूम में गिर गया था। अब लैरी उससे मिलने के लिए जाता है और उसे टैबलेट के बारे में बताता है कि किस तरह चीजें हो रही हैं। तभी वो गार्ड उसे बताता है हम जब ये टैबलेट ले रहे थे तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें मना किया था लेने से और कहा था इसका जादू जल्दी ही खत्म हो जाएगा और शायद अब इसीलिए ये सारी गड़बड़ हो रही है। आगे वो बताता है सन 1938 में जब हमें ये टैबलेट मिला था तब हमारे साथ दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट थे जो अलग अलग देशों से आए थे, इसीलिए जिस इजिप्शियन पेरो के पास तुम्हें ये टैबलेट मिला था उस पैरों के माता पिता इस टैबलेट के जादू को वापस ला सकते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। अब ये जानकारी लेने के बाद लैरी सीधा म्यूजियम के डायरेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे इस मैजिकल टैबलेट को लेकर इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना होगा। रात को जो भी गड़बड़ हुई थी वो इसी मैजिकल टैबलेट के कारण हुई थी, लेकिन डायरेक्टर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बताता है गड़बड़ी के कारण तुम्हें अब इस जॉब से निकाल दिया गया है और मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन लैरी उसे कहता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है इस बारे में इंग्लैंड के म्यूजियम वालों को पता नहीं होगा, तुम चाहो तो मुझे वहाँ पे भेज सकते हो। अब डायरेक्टर भी मान जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टैबलेट और कुछ इजिप्शियन चीजों को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है इंग्लैंड में और वही लैरी भी फ्लाइट से इंग्लैंड जा पहुँचता है और वो किसी तरह से इंग्लैंड के म्यूजियम के नाइट गार्ड को अपनी बातों में फंसाकर म्यूजियम के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है जो मैजिकल टैबलेट और चीजें आई थी उसके साथ साथ उसके दोस्त यानी थैडी और उसके बाकी दोस्त भी आए हुए थे और रात हो चुकी थी और टैबलेट भी यहाँ पे था, इसीलिए सब लोग जिंदा हो गए थे। अब यहाँ पे लैरी सबको बताता है कि हमें इजिप्शियन सेक्शन को ढूंढना होगा, लेकिन इन सबको ये पता नहीं था कि मैजिकल टैबलेट के यहाँ होने के कारण यहाँ की चीजें भी जिंदा हो गई थी और इसीलिए इनका सामना एक काफी खतरनाक डायनासोर से होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सर लैंसलॉट नाम के एक
महान योद्धा आते हैं जो डायनासोर से लड़कर इन्हें बचाते हैं। अब ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और इनका सामना बहुत ही सिरों वाले एक सांप से होता है। सर लैंसलॉट उससे भी लड़ते हैं और उनके ये सारे लोग मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनके दो साथी यानी काउबॉय का लीडर जेडा और उसका साथी किसी दूसरी जगह पे ही फंस गए हैं। ये अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैजिकल टैबलेट के खराब होने के कारण उसका असर इन सब पे होना शुरू होता है, जिस वजह से थैडी का एक हाथ वापस से मॉम का बन जाता है और बाकी साथियों की याददाश्त भी कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते हैं और जेडा और उसके साथी को ढूंढने के लिए ये लोग अपने मंकी को भेज देते हैं। यहाँ पे जेडा और उसका दोस्त एक लावा में गिरने वाले होते हैं, लेकिन मंकी उन्हें सही समय पे ढूंढ लेता है और लावा में गिरने से उन्हें बचा लेता है। तो यहाँ दूसरी जगह पे लैरी और बाकी के सारे साथी इजिप्शियन मम्मी के चेम्बर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर फेरो के माता पिता से ये लोग मिलते हैं और वो लैरी को बताते हैं कि ये जो मैजिकल टैबलेट है उसे शक्ति चांद के रोशनी से ही मिलती है और अगर इसे चांद की रोशनी नहीं मिली तो ये खराब हो जाएगा और एक बार खराब हो गया तब इसे कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो सर लैंसलॉट होते हैं योद्धा, वो इस टैबलेट को अपना होली ग्रिल समझने लगते हैं। इसके जरिए वो अपना कासल ढूंढ सकते थे और इसीलिए वो उस मैजिकल टैबलेट को इनसे छीन कर वहाँ से भाग जाता है। अब लैरी टैबलेट को लेने के लिए उसके पीछे जाता है, पर यहाँ पर जो नाइट गार्ड होती है वो और ला को, जो लैरी को अपना पिता समझता था, उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को भी एक जगह पे बंद कर देती है। अब यहाँ पे ला दरवाजे पर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और यही मौका देख के लैरी किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है और वो एक जगह पे छुप जाता है जहाँ पे सर लैंसलॉट होते हैं। यहाँ पे एक म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा होता है जहाँ पर एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है। लैंसलॉट को लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसके पास जाता है, पर वो लड़की उसे बताती है कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जो इस प्ले में काम कर रही है। सर लैंसलॉट यहाँ पर लैरी और उसके साथियों को देख लेता है और इसीलिए वो यहाँ से भागकर छत पर चला जाता है। लैरी और उसके साथी भी सर लैंसलॉट का पीछा करते हैं, लेकिन तब हम देखते हैं कि वो मैजिकल टैबलेट लगभग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जिस वजह से लैरी के साथी जमकर ऊपर से गिरना शुरू हो जाते हैं। अब लैरी सर लैंसलॉट के पास पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आप असली नहीं हो, आप एक पुतले हो मॉम के बने हुए और इस टैबलेट के वजह से ही आप जिंदा हुए हो। और वो उसे टैबलेट की पूरी सच्चाई बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि आप जिस कैसल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो इस दुनिया में नहीं है, वो अतीत में था। अब यहाँ पे सर लैंसलॉट को भी एहसास होता है कि लैरी सब कुछ सच बता रहा है, इसीलिए वो लैरी को वो टैबलेट वापस कर देते हैं। अब यहाँ पे लैरी उस टैबलेट को लेता है और चांद की तरफ ऊपर कर देता है, जिससे वो दोबारा से चार्ज हो जाता है और एक बार फिर से उसका रंग गोल्डन का यानी सुनहरा हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। टैबलेट के ठीक होने के बाद लैरी के जितने भी साथी जो जमकर ऊपर से नीचे गिर गए थे वो सब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अब यहाँ पर लैरी के अमेरिका के म्यूजियम के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब तय करते हैं कि टैबलेट और फेरो यही इंग्लैंड के म्यूजियम में रहेंगे। लेकिन तभी लैरी कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम में से कोई भी कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग तो वापस न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जाएंगे। लेकिन ये सब अपने इस फैसले से खुश होते हैं क्योंकि फेरो को उसका परिवार यहाँ पे वापस मिल गया था। जिसके बाद फिर फेरो लैरी को और अपने साथियों को शुक्रिया कहता है। अब लैरी और उसके साथी फ्लाइट पकड़कर रात को वापस अमेरिका आ जाते हैं, जहां पर लैरी सुबह होने से पहले अपने म्यूजियम के साथियों के साथ कुछ आखिरी पल बिताता है। यहाँ पर लैरी काफी उदास होता है कि वो अपने दोस्तों से वापस कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी थैडी यहाँ पर लैरी को समझाते हुए कुछ सुंदर शब्द कहते हैं। वो कहते हैं, स्माइल माई बॉय, इट्स सनराइज। जिसके बाद सूरज की पहली रोशनी आती है और सब लोग मॉम के पुतले बन जाते हैं और लैरी यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं। लैरी अब स्कूल टीचर है और जो म्यूजियम का डायरेक्टर था उसे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उसे जॉब वापस मिल गई थी। और एक दिन इंग्लैंड के म्यूजियम में वही फीमेल गार्ड जिसे अब टैबलेट की सच्चाई पता है वो अमेरिका के म्यूजियम में आती है और लैरी के और म्यूजियम के डायरेक्टर को बताती है कि लैरी ने जो भी कुछ उसे कहा था वो सब कुछ सच है। दरअसल टैबलेट के अंदर ही वो मैजिकल पावर है जो रात को यहाँ म्यूजियम में सारी चीजों को
जिंदा करती है और अब वो उसे टैबलेट वापस दे देती है। और रात को हमें दिखाया जाता है कि म्यूजियम में एक बार फिर से सब लोग दोबारा जिंदा हो चुके थे और रात को सब म्यूजियम के अंदर पार्टी कर रहे थे। तो वही लैरी सड़क के दूसरी तरफ सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। इस मूवी में थैडी का रोल जिन्होंने किया था यानी रॉबिन विल्सन, ये इनकी आखिरी मूवी है जिसके बाद वो इस दुनिया से चले गए थे। वो हॉलीवुड के काफी कामयाब और लेजेंडरी एक्टर थे जिन्होंने हमारे बचपन को काफी सुंदर बनाया था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने खुद से ही इस दुनिया को छोड़ दिया था। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज़ में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।